नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी वेदश्री क्लासेस में। और बच्चों, हमारा जिस तरीके से अभी तक आपने देखा भारत के अपवाह तंत्र में हमने जो अपवाह तंत्र की प्रणाली है उसे शुरू किया था। और अपवाह तंत्र हमने भारत में देखा था दो प्रकार से, एक तो हिमालयी अपवाह तंत्र और दूसरा देखा था हमने भारत का प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो उसके क्रम में हमने सबसे पहले शुरू किया हुआ है कौन सा? हिमालयी अपवाह तंत्र। तो भारत में जो अपवाह तंत्र का हमने क्रम शुरू किया था उसमें हम हिमालयी अपवाह तंत्र में सिंधु नदी तंत्र को पूरा कर चुके हैं। अब बारी आती है बच्चों दूसरा नदी तंत्र हमारा किस तरीके से चलता है। तो आइए चलते हैं हमारे आज का जो दूसरा नदी तंत्र है जिसे हम किस रूप में जानते हैं? गंगा नदी तंत्र। क्योंकि सिंधु नदी तंत्र आपको पूरा का पूरा समझा दिया गया है पिछली वीडियो में। अब बारी आती है गंगा नदी तंत्र के। फिर हम बात करेंगे अगली वीडियो में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। क्योंकि भारत के बच्चों तीन ऐसे प्रमुख हिमालयी नदी तंत्र आते हैं जिन्हें हम मुख्य तौर पर परीक्षाओं में देखते हैं। अगर आप उत्तराखंड में ग्रुप सी एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें वेदश्री क्लासेस ऐप, जहां पर आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एमसीक्यू प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट। तो जल्दी मिलते हैं वेदश्री क्लासेस ऐप में। तो आज बारी है बच्चों गंगा नदी तंत्र की। अब इस गंगा नदी तंत्र को समझने का एक बार प्रयास करते हैं, फिर इसके हम पूरी जानकारी आप सभी को आगे को देंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है? गंगा नदी तंत्र एक तो भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र अपने आप में रखता है। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा विस्तार अगर आप भारत में देखेंगे किसी नदी तंत्र का तो वह नदी तंत्र है अपने आप में गंगा नदी तंत्र। अब बारी आती है गंगा नदी की कि गंगा नदी का उद्गम किस तरीके से होता है। ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, जो इसे हम पहले समझते हैं, फिर उसके बाद हम इसका व्याख्यान पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। तो बात करते हैं हम गंगा नदी तंत्र की। तो हेडिंग डालेंगे गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम, या हम इसी को कहेंगे गंगा का ड्रेनेज सिस्टम। राइट, तो हम बात करने वाले हैं गंगा के रिवर सिस्टम की। तो गंगा रिवर सिस्टम एक्चुअली शुरू कैसे होता है, तो सबसे पहले इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। शुरू करेंगे इसके ओरिजिन सोर्स से, उसके उद्गम स्थल से, कि किस तरीके से गंगा वास्तव में बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गंगा का जो उद्गम होता है मुख्य तौर पर जब आप देखते हैं हमारे हिमालय श्रेणी में एक उत्तराखंड राज्य है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य है, तो उत्तराखंड राज्य में एक जिला आता है बच्चों उत्तरकाशी, हमारा उत्तरकाशी। और उत्तरकाशी में एक ग्लेशियर आता है और इस ग्लेशियर का नाम क्या है अपने आप में? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर जो कि अपने आप में हिमालय का सबसे बड़ा उत्तराखंड में ग्लेशियर है। और इस ग्लेशियर का एक छोर है, एक बिंदु है जिसका नाम है गोमुख। इसका एक बिंदु है जिसका नाम क्या है बच्चों? गोमुख। और इस गोमुख से किसका उद्गम होता है? तो भागीरथी नदी का उद्गम होता है। किसका उद्गम हो गया? हमारी भागीरथी नदी का उद्गम हो चुका है। अब ये नदी अपने आप में तंत्र को शुरू करती है, तो ये गंगा अभी नहीं बनी। गंगा बनने की इसकी प्रणाली आगे चल के बनेगी। ठीक है, अब यहां पर तो हमने देख लिया पश्चिम में उत्तरकाशी से एक नदी बन चुकी है जिसका नाम हो गया भागीरथी। फिर हम देखते हैं उत्तराखंड का एक जिला आता है जिसको हम चमोली जनपद कहते हैं। और चमोली जनपद में एक हमारा ग्लेशियर आता है बच्चों जिसका नाम है सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर। और इस सतोपंथ ग्लेशियर के एक क्षेत्र पर जिसको हम कहते हैं अलकापुरी बांक, अलकापुरी बांक, तो यहां से एक अन्य नदी का उद्गम होता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? हमारी अलकनंदा। क्या नाम हो गया? अलकनंदा नदी। तो दो नदियां अपने आप में आपको देखने को मिल चुकी हैं। एक कौन सी? भागीरथी, दूसरी आपको अलकनंदा देखने को मिल चुकी है। जब ये दोनों मिल जाती हैं, किस स्थान पर मिलती हैं ये दोनों नदियां? इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है बच्चों अपने आप में इस स्थान को कहा जाता है देवप्रयाग। क्या कहा जाता है? देवप्रयाग। तो इस स्थान पर जब भागीरथी और अलकनंदा दोनों का संगम होता है, फाइनली हमारी किस नदी का उद्गम हो गया? गंगा नदी का। अब जाके हमारी गंगा नदी बनी। अब इस नदी का नाम क्या हो गया बच्चों? गंगा नदी। क्या नाम है? गंगा नदी। अब गंगा नदी बनने से पहले हम अलकनंदा नदी को एक बार ध्यानपूर्वक देखेंगे कि इस नदी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? तो पंचप्रयाग। इस अलकनंदा नदी के अंदर, इस रिवर सिस्टम के अंदर, अलकनंदा रिवर सिस्टम भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है बच्चों? पंचप्रयाग। पंचप्रयाग आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यह पंचप्रयाग देखने को मिलता है हमारी भागीरथी की जो साथ में आ रही नदी कौन सी है? अलकनंदा नदी। तो ये कौन कौन से हमारे प्रयाग हैं? तो सबसे पहला प्रयाग बच्चों आपको देखने को मिलेगा हमारा विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग ये गंगा नदी सिस्टम का ही अपने आप में एक हिस्सा है। दूसरा आता है बच्चों नंद प्रयाग। दूसरे प्रयाग का नाम क्या है? नंद प्रयाग। और नंद प्रयाग के बाद आप देखते हैं तीसरे नंबर पर कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग।
और ये तीनों के तीनों प्रयाग अपने आप में उत्तराखंड के चमोली जनपद में ही स्थित हैं। फिर आप आगे बढ़ते हैं, तब आपको देखने को मिलता है उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग जनपद, जिसमें हम किसे देखते हैं, रुद्रप्रयाग। और फाइनली हमें पांचवे कौन से प्रयाग के रूप में मिलता है, देवप्रयाग। चौथा प्रयाग रुद्रप्रयाग, पांचवा प्रयाग कर्णप्रयाग। तो चलिए इनके बारे में लिखते हैं। तो पहला प्रयाग कौन सा हो गया भाई, विष्णुप्रयाग। और विष्णुप्रयाग के बाद आपको दूसरा कौन सा मिला, नंदप्रयाग। तीसरा आपको कौन सा देखने को मिला, कर्णप्रयाग। अभी हमने रिवर्स के बारे में बात नहीं की, हाँ अभी आप इसके लिए स्पेस बनाएंगे। चौथा हो गया हमारा कौन सा भाई, रुद्रप्रयाग। और पांचवा आपका हो गया है देवप्रयाग। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारी अलकनंदा नदी है, इस नदी पर मिलने वाली नदियों की हम बात करेंगे। तो इसमें यदि आप बात करते हैं विष्णुप्रयाग की, तो विष्णुप्रयाग में इसकी एक नदी मिलती है जिसका नाम है अपने आप में पश्चिमी धौलीगंगा। ठीक है, तब यह अलकनंदा और हमारा जो धौलीगंगा है, इसका संगम अपने आप में क्या कहलाता है, पहला प्रयाग विष्णुप्रयाग कहलाता है। फिर हम बात करते हैं नंदप्रयाग की। तो नंदप्रयाग में एक नदी मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी। जिसका नाम क्या बच्चों, नंदाकिनी। नंदाकिनी के बाद कर्णप्रयाग मिलता है। कर्णप्रयाग में एक नदी आपको देखने को मिलती है जिसका नाम है पिंडारी नदी। ठीक है, इस पिंडारी नदी के बाद आप रुद्रप्रयाग में पहुंचते हैं, तो दाईं ओर से इस नदी पर एक नदी और आती है जो कि हमारे रुद्रप्रयाग से आती है, जिसका नाम है चौराबाड़ी ताल, जिसको हम गांधी सरोवर के नाम से भी जानते हैं, चौराबाड़ी ताल। तो यहां से हमारी एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है मंदाकिनी। ठीक है, तो इस तरीके से हम मंदाकिनी को देखते हैं। तो ये मिल कहां पर जाती है, हमारे रुद्रप्रयाग में। और दोनों भागीरथी और अलकनंदा, यानी इसे हम कहते हैं सास नदी। सास किसे कहा जाता है, भागीरथी को, और बहू कहा जाता है बच्चों अलकनंदा को। तो इन दोनों नदी का संगम होता है। देन फाइनली हमको देखने को मिलती है कौन सी नदी, गंगा नदी। अभी ये हमारे कहां पर है, पहाड़ों में ही चल रही है, पहाड़ों में ही विचरण चल रहा है इसका, अभी इसका मैदान में प्रवेश नहीं हुआ है। फिर हमने बात कर दी अभी किसकी, पांच प्रयागों की, अलकनंदा नदी में हमने बात की। फिर हम बात करेंगे किसकी, भागीरथी नदी की बात करेंगे। और जो भागीरथी नदी है, इसमें एक प्रमुख नदी आपको देखने को मिलती है जिसका नाम अपने आप में है भिलंगना नदी। क्या नाम है बच्चों, भिलंगना नदी। तो भिलंगना नदी एक हमारे खतलिंग ग्लेशियर जो कि टिहरी जनपद में है, वहां से इसका उद्गम होता है। और फाइनली ये किस में जाके मिल जाती है, भागीरथी में। कहां पर से उद्गम हो गया इसका, खतलिंग ग्लेशियर से। हम बात किसकी कर रहे हैं, भिलंगना नदी। हम आज गंगा नदी सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें गंगा नदी बन कैसे रही है, हम सबसे पहले उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। और यदि मैं बात करता हूं आपसे, भिलंगना नदी और भागीरथी का जो संगम है वो कहां पर होता है, तो टिहरी जिला, या जो हमारा टिहरी बांध है, उस स्थान पर हम देखते हैं कि हमारे भागीरथी और भिलंगना का संगम होता है। और हमारे भारत का, बल्कि एशिया का सबसे ऊंचा डैम, जो कि हम कहां पर देखते हैं, उत्तराखंड के टिहरी जनपद में हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से गंगा नदी तंत्र की शुरुआत होती है। और आपको यहाँ पर देखने को कितने प्रयाग मिले, पंच प्रयाग देखने को मिले, आपको टिहरी डैम देखने को मिला। फिर जाके हमारी गंगा रिवर सिस्टम शुरू होती है, कहां पर से, देवप्रयाग, जो कि अपने आप में है, यहां से शुरू किसको करता है, गंगा नदी को शुरू करता है। ठीक है, फिर इसके बाद इसी के किनारे पर, इसी पहाड़ी चोटियों पर आपको देखने को मिलता है ऋषिकेश। ऋषिकेश नामक स्थान हमारे किस नदी के तट पर है, तो प्रश्न आता है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा गंगा नदी के तट पर। फिर हम आगे बढ़ते हैं और हमें देखने को मिलता है कि गंगा नदी मैदान में जब प्रवेश करती है तो कहां पर करती है भाई, हरिद्वार, हरि के द्वार पर हमारा गंगा नदी मैदान में प्रवेश करती है। ये सारी बातें आपको देखने को मिल रही है और इसी का सार हमने आगे को अपने टॉपिक्स में क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो ये नदी सिस्टम हमें कहां देखने को मिला, केवल उत्तराखंड राज्य में। अभी इसके बाद गंगा नदी जब मैदान में प्रवेश करेगी तो गंगा नदी का मैदानी क्षेत्र जो प्रवाह शुरू होता है, हम उसकी बात करेंगे। तो चलिए अब शुरू, ये आपको उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। हम सबसे पहले इसी को हमने इस टॉपिक में देखा हुआ है कि इसमें कहा क्या जा रहा है कि सतोपंथ हिमानी से निकलने वाली जो हमारी अलकनंदा नदी है और गंगोत्री हिमनद से निकलने वाली भागीरथी है, ये दोनों मिलते कहां पर है, देवप्रयाग में मिलने के बाद संयुक्त रूप से क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है। अगला बिंदु कह रहा है गंगा नदी पर उत्तराखंड में पंच प्रयाग है, जो कि मैं आप सभी को समझा चुका हूं। अगला पॉइंट कह रहा है गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी, सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई अपने आप में कितनी है बच्चों, 2525 किलोमीटर की है।
भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र अगर रखने वाली कोई नदी तंत्र है तो उसका नाम है गंगा नदी तंत्र। आगे बढ़ते हैं तो आगे कह रहा है हरिद्वार से गंगा मैदान में प्रवेश करती है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। ऋषिकेश इससे पूर्व आता है और ऋषिकेश पर हम देखते हैं कि गंगा इसके बाद जब हरिद्वार में प्रवेश करती है तो वहां पर हम मैदान में प्रवेश करती हुई गंगा को देखते हैं। इसके बाद अगला बिंदु आता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। अब यमुना नदी का अपने आप में एक तंत्र के रूप में हम इसे देखते हैं, जिसके किनारे पर दिल्ली, मथुरा जैसे शहर अपने आप में स्थापित हैं, पर हम इसको गंगा की ही सहायक नदी के रूप में देखते हैं। तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यदि आप देखते हैं तो वो कौन सी है, हमारी यमुना नदी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो अगला मुद्दा है, अगला कह रहा है कि फरक्का पश्चिम बंगाल में गंगा दो धाराओं में विभाजित हो जाती है। अब जब हम गंगा को मैदान में प्रवेश करा चुके हैं, हरिद्वार में प्रवेश करा चुके हैं, अब इसके बाद समझते हैं जो ये चीजें लिखी हुई हैं, इन चीजों को इसमें किस तरीके से समझाया गया है। तो अब बारी आती है कि जो गंगा रिवर सिस्टम है, जब वो मैदान में प्रवेश करती है तो किस तरीके से इसका आगे रिवर सिस्टम फ्लो होता है। ठीक है, एक बार हम देखेंगे भारत के नक्शे को कि किस तरीके से अभी तक हमने समझा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं हमारी क्लास आप सभी को पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि लाइक करने से हमारा हौसला अफजाई होती है बच्चों। ठीक है, और वीडियोस में आप सभी के सपोर्ट से और सारी अच्छी वीडियोस आप सभी के लाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने शुरू किया था, तो आप लाइक करना मत भूलिएंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं उत्तराखंड राज्य। क्या देख रहे हैं, उत्तराखंड राज्य। तो उत्तराखंड में मैंने दो धाराओं की बात की थी, एक आती है भागीरथी, एक आती है अलकनंदा। इनका संयुक्त रूप अपने आप में क्या कहला रहा है, गंगा कहला रहा है। और यही गंगा अभी क्या करती है, मैदान में प्रवेश करती है और आगे चलते हुए इस तरीके से कहां गिर जाती है, फाइनली बंगाल की खाड़ी में। अगर आप उत्तराखंड में ग्रुप सी एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें वेसी क्लासेस ऐप, जहां पर आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एमसीक्यू प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट। तो जल्दी मिलते हैं वेसी क्लासेस ऐप में। बंगाल की खाड़ी में कि यदि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए गंगा नदी का जो अंत है या जो इसका डेल्टा है वो किस नदी पर या किस सागर में बनता है, तो बंगाल की खाड़ी में बनता है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा इसका उद्गम स्थल देखा अपने आप में उत्तराखंड। जब ये फिर मैदान में प्रवेश करती है, हमारे उत्तराखंड के से हम गंगा को देख रहे हैं, फिर ये प्रवेश करती है बच्चों उत्तर प्रदेश में, यूपी राज्य में हम इसको प्रवेश करते हुए देखते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं इसका प्रवेश होता है बिहार राज्य में। बिहार के बाद हम देखते हैं इसका प्रवेश होता है झारखंड में। झारखंड के बाद अंत में पश्चिम बंगाल में। फिर ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। किस देश में, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। फिर फाइनली हम इसे देखते हैं कि बांग्लादेश में भी ये दो धाराओं में परिवर्तित हो जाती है और फाइनली यहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, एक डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे हम सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। सुंदरवन डेल्टा, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम इसको जरा समझने का प्रयास करते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा नदी किन किन नदियों किन किन धाराओं का हम बात कर रहे हैं, तो इसकी सहायक नदियों के बारे में हम बात करेंगे। यदि इससे पहले आपसे पूछता है कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अब उसी के साथ कितने राज्यों से ये भारत से बाहर निकलती है, तो आप देख पा रहे हैं 5 राज्यों से। कौन सा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो ये देख ली हमने गंगा। फिर गंगा की मैंने अभी कहा था कि उत्तराखंड में एक बंदरपूंछ ग्लेशियर है। कौन सा है, यमुनोत्री ग्लेशियर, क्षमा कीजिएगा, यमुनोत्री ग्लेशियर। और इस यमुनोत्री ग्लेशियर का एक पश्चिमी ढाल है। इस पश्चिमी ढाल को हम किस नाम से जानते हैं, तो बंदरपूंछ। इस बंदरपूंछ ढाल से क्या होता है, यमुना नदी का उद्गम होता है और इस तरीके से ये देहरादून जिले के बाद बाहर निकलती है और उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध क्षेत्र जिसको हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, प्रयागराज पर ये किससे मिल जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है। तो ये चीजें हमने देखी। तो ये कौन सी नदी की हम बात कर रहे हैं, यमुना नदी, यमुना नदी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी के रूप में हमने देखा। अब गंगा का मैदान में प्रवेश हो चुका है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी नदियां गंगा में आकर मिलती हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे उत्तराखंड के ही चमोली जिले, पौड़ी जिले और हमारे अल्मोड़ा जिले के बीच में एक हमारी दूधातोली पर्वत श्रृंखला है। और उस दूधातोली पर्वत श्रृंखला से किसका उद्गम होता है? पश्चिमी रामगंगा का। किसका? पश्चिमी रामगंगा का। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौड़ी गढ़वाल से बाहर आते हुए हमें सबसे पहले देखने को मिलती है कौन सी नदी? हमारी कौन सी नदी? पश्चिमी रामगंगा। तो यहां पर हमने देखा पश्चिमी रामगंगा। तो यहां पर सबसे पहले आती है बच्चों पश्चिमी रामगंगा। पश्चिमी रामगंगा के बाद आपको यहां पर इसका मीटिंग पॉइंट देखने को मिलेगा। तो ये उत्तर प्रदेश के कन्नौज नामक स्थान पर कहां किससे मिल जाती है? ये हमारे गंगा से मिल जाती है। तो कन्नौज पर पश्चिमी रामगंगा। और इस रामगंगा के ही बेसिन क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है कौन सा नेशनल पार्क? जिसे हम कहते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसीलिए कॉर्बेट नेशनल पार्क का भी वर्तमान में नाम क्या रख दिया गया है? हमारा रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। तो इन क्षेत्रों को हम देखते हैं। सबसे पहले हमारी गंगा की सबसे पहली जो सहायक नदी है वो कौन सी आपको देखने को मिलती है? हमारी पश्चिमी रामगंगा। फिर इसके बाद बारी आती है बच्चों, एक अगली नदी यहां पर निकलती है जिसका नाम है गोमती। इसका नाम क्या है? गोमती। और इसी गोमती नदी के तट पर हमारा क्या है? लखनऊ बसा हुआ है। फिर इसके बाद आती है हमारी गंडक नदी। गंडक के बाद हमारी कौन सी आती है भाई? बूढ़ी गंडक। क्या आती है? बूढ़ी गंडक आपको देखने को मिलती है। फिर उसके बाद आपको कोसी नदी देखने को मिलती है। कोसी के बाद आपको देखने को मिलती है महानंदा। कौन सी नदी? महानंदा नदी देखने को मिलती है। अब इसी के बाद आप देखते हैं कि हमारे भारत के मध्य में स्थित हमारा जो कौन सा पहाड़ है? सतपुड़ा का पहाड़ है। इस सतपुड़ा के पहाड़ के पूर्व में ही हमारा एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जिसको बोलते हैं मैकाले पहाड़ी। और इस मैकाले पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। और इसी अमरकंटक से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सोन। इसका नाम क्या है भाई? सोन नदी। इस सोन नदी के ही बेसिन क्षेत्र में पहले हमारे प्राचीन भारत में मगध का प्रांत पाया जाता था। और इस सोन नदी का जो हम बात कर रहे हैं ये बिहार के पटना में, बिहार के कहां बच्चों? पटना क्षेत्र में हमारी गंगा नदी में मिल जाती है। अब ये अपना अपवाह तंत्र इस तरीके से फैलाते हुए चलती है। और यहीं पर फिर हम देखते हैं, यदि मैं गंगा नदी की जो सहायक नदी यमुना की बात कर रहा हूं तो इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है हमारी सिंध, बेतवा, केन, चंबल। ये सारी नदियां बच्चों किस में जाके मिल जाती है? यमुना में जाके मिल जाती हैं। और फिर जब हम देखते हैं एक फरक्का नामक स्थान है, फरक्का बांध हमारा पश्चिम बंगाल में, यहां से हमारी गंगा नदी दो भागों में फट जाती है, परिवर्तित हो जाती है, टूट जाती है, जिसे हम किस रूप में देखते हैं? हुगली नदी। किस रूप में देखते हैं बच्चों? हुगली नदी के रूप में देखते हैं। ये आप समझ पा रहे होंगे। फिर जब ये हमारे बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इस नदी का नाम अपने आप में परिवर्तित हो जाता है और कहलाती है पद्मा। तो इसका बांग्लादेश में नाम क्या है भाई? पद्मा। बांग्लादेश में नाम क्या हो गया? पद्मा इसका नाम हो गया। और यदि मैं बात करता हूं हमारी ये जो ऊपर की आपको सारी की सारी नदियां दिख रही हैं, चाहे वो पश्चिमी रामगंगा हो, इसको मैं इस तरीके से यदि बनाऊं तो इस तरीके से हमारा गंगा नदी चल रहा है। सबसे पहले इस पर मिल रही है हमारी पश्चिमी रामगंगा। पश्चिमी रामगंगा के बाद आपको देखने को मिल रही है गोमती नदी। गोमती नदी के बाद आपको देखने को मिल रही है गंडक नदी। गंडक नदी के बाद आपको देखने को मिल रही है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक के बाद आपको देखने को मिल रही है महानंदा। ठीक है, ये सारी की सारी पश्चिमी, यदि आप नदी का प्रवाह देखेंगे ये हमारा पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा है। तो बाईं ओर की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं गंगा की? देख रहे, रामगंगा, गोमती, गंडक, बूढ़ी गंडक और महानंदा। अब अगर आप कहेंगे दाईं ओर से मिलने वाली नदियां, तो एक इसमें प्रमुख नदी आती है तो जिसका नाम हमने बात की थी सोन नदी। सोन नदी कहां पर मिलती है? बिहार में। ठीक है, इन सारी नदियों को हमने देखा। साथ ही इसके पूर्व थोड़ा सा हम बिहार में ही देखते हैं तो यहाँ पर एक नदी आती है जो गंगा को सबसे ज्यादा दूषित करती है, जिसका नाम है कर्मनासा नदी। इसका नाम क्या है भाई? कर्मनासा नदी। यहाँ पर ये हमारी कौन सी आ गई? हमारी कर्मनासा नदी, जो कि गंगा में मिलती है। और गंगा दो भागों में फरक्का नामक स्थान पर हम देखते हैं पश्चिम बंगाल में, तो वो किस रूप में बदलती है भाई? हुगली नदी। कौन सी नदी है? हुगली नदी। और इसी हुगली नदी के तट पर हम देखते हैं कोलकाता, हमारा जो शहर पश्चिम बंगाल का है। फिर हम बात कर रहे हैं एक हमारी प्रयागराज में एक नदी मिलती है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, जिसका नाम है यमुना नदी। ठीक है, और यमुना की सहायक नदियों में हम प्रसिद्ध किन नदियों को देखते हैं? सिंध, बेतवा, केन और
चंबल नदियां, ये सारी की सारी हमारी गंगा नदियां किन्हें देखी, इसकी सहायक नदियों के रूप में हमने इन्हें देखा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे इसके बारे में अब क्या लिखा है, विस्तार पूर्वक अब इसे समझने का प्रयास करते हैं। फरक्का पश्चिम बंगाल में हम देखते हैं कि गंगा दो धाराओं में विभाजित हो जाती है, एक तो है हमारी हुगली, दूसरी है भागीरथी। ये गंगा का ही दो भाग है बच्चों, गंगा ही दो भागों में विभाजित हो रही है। अगला, आगे चलकर गंगा बांग्लादेश में क्या कहलाती है, पद्मा कहलाती है, और पद्मा ब्रह्मपुत्र नदी में मिलकर मेघना कहलाती है। तो गंगा यानी पद्मा ये कहां जा रही है, बांग्लादेश में जाने के बाद इसका नाम क्या बन गया है, पद्मा बन चुका है। और हमारी पूर्व से आने वाली एक प्रमुख हमारा नदी तंत्र है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र किस नाम से जानी जाती है, हमारी जमुना, और जमुना और हमारी पद्मा मिल जाती है तो मेघना कहलाती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फाइनली बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है और डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा क्या होता है, जब कोई नदी अंत में समाप्त होने के समय किसी सागर में मिलते समय फैल जाती है, उसे हम डेल्टा कहते हैं। आगे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं, जहां मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं। सर मैंग्रोव वनस्पतियां क्या होती हैं, मैंग्रोव वनस्पतियां ऐसी वनस्पतियां हैं जो कि लवणीय जल पर, जो हमारे सॉल्ट वाटर है उस पर उगने वाले पौधे होते हैं। ठीक है, इनमें मूलोत्पाद पाए जाते हैं, मतलब ये क्या होता है कि एक हमारा सिसला जल होता है, सिसला जल में इनके जो मूल रोप होते हैं ये हमारे वायुमंडल से हवा लेते हैं। ठीक है, पर ये किस पानी में पाए जाते हैं, तो लवणीय पानी में, मतलब नमकीन सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं। इन्हीं को कहा जाता है मैंग्रोव वनस्पति। तो विश्व का सबसे लंबा जो सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है, लवणीय डेल्टा बनाता है, वो कौन सा डेल्टा है, मैंग्रोव वनस्पति। इसी पर हमारा सबसे पहले हम गंगा की बात करते हैं, तो गंगा पर पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है, हमारा नेशनल वाटरवे फर्स्ट पाया जाता है, जो कि प्रयागराज से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक हम इसे देखते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस तरीके से आप सड़क पर चलते हैं उसी तरीके से जल के रास्ते से भी हम चलते हैं, तो उसी को राष्ट्रीय जलमार्ग का दर्जा दिया गया था। तो हमारा पहला राष्ट्रीय जलमार्ग हमारा प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश से हल्दिया तक जो हमारा स्थित है, इसको हम पहला वाटरवे के रूप में देखते हैं। अगला, इस नदी के तट पर ये प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, पहला हो गया ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, बक्सर यानी वाराणसी, भागलपुर बिहार और पटना। ये सारे के सारे स्थल कहां पर स्थित हैं, हमारे गंगा नदी के किनारे पर स्थित हैं। और गंगा नदी अपने आप में पूरे भारत के 44% का जो क्षेत्रफल है, जनसंख्या है, इसको अपने साथ यहाँ पर सजो के चलती है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा आबादी वाली जो नदी है उसे हम किस रूप में देखते हैं, गंगा नदी। इसीलिए वर्ष 2017 में जो हमारा उत्तराखंड का हाईकोर्ट है, इसने इसे क्या दे रखा है, जीवित नदी का दर्जा दे रखा है, जीवित नदी का दर्जा। ठीक है, इसको जीवित नदी का दर्जा दिया गया है 2017 में, कि सरकार ने, तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इसे दिया हुआ है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु, यहां पर हमारा पहला वाटरवे देखने को मिलता है इलाहाबाद से हमारे हल्दिया तक, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ये NW फर्स्ट, हमारा नेशनल वाटरवे फर्स्ट। इसके बाद हम जब आएंगे सदिया से ढुबरी तक, हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे, नेशनल वाटरवे 2 की हम वहां पर बात करते हैं। इसके बाद हम जब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करेंगे तो उस समय आपको ये बातें बताई जाएंगी। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। तो ये सारी चीजें आपने देखी, रामगंगा, गोमती, घाघरा और गंडक और कोसी। ठीक है, गोमती नदी के तट पर क्या है भाई, लखनऊ। और यहीं पर जो घाघरा नदी है, घाघरा नदी के तट पर क्या है भाई, हमारा, इसको किस नाम से जाना जाता है, एक सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस नदी के तट पर है बच्चों अयोध्या, क्या है, अयोध्या है। ठीक है, फिर आती है गंडक, बूढ़ी गंडक और अंत में कोसी। और जो इसकी सहायक नदी कोसी नदी है बच्चों, ये कोसी नदी क्या है, बिहार का शोक, बिहार का शोक, द सोरो ऑफ बिहार, क्योंकि अपने साथ कई सारा अवसाद लेके आती है, कई सारा सेडिमेंट लेके आती है, जिस कारण बिहार में कई सारा बाढ़ का सामना करना पड़ता है। तो इस कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और यहाँ पर यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी हो गई। फिर हम देखते हैं सोन नदी, जो कि दक्षिण से उत्तर में आने वाली सहायक नदी है। फिर हम देखते हैं कर्मनासा, जो कि सबसे ज्यादा इसको क्या करती है, प्रदूषित करती है। पुनपुन, तमसा, ये हमारी इसकी अन्य सहायक नदियां हो चुकी हैं। तो ये हमारी नदियां हो गई हैं। तो सबसे पहले मैंने रामगंगा की बात की थी, जो कि कुमाऊं, हिमालय, गढ़वाल की चोटियों से निकलती है। और गढ़वाल की चोटियों से भी कहां से निकलती है, जो हमारे दूधातोली पर्वत श्रृंखला है। कहां से, दूधातोली पर्वत श्रृंखला।
ठीक है। अगला, इस नदी पर ही हमारा क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड में है। इसका भी वर्तमान नाम क्या हो चुका है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो चुका है। इसी पर हमारी कौन सी परियोजना है भाई, रामगंगा जल परियोजना है। और ये कहां मिल जाती है, तो कन्नौज, इत्र के लिए जो प्रसिद्ध शहर है कन्नौज में जाके ये मिल जाती है। अगला बिंदु है हमारा गोमती नदी। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के कहां से उद्गम होता है, इसका पीलीभीत के फुलहर झील से ये निकलती है। पीलीभीत हमारा जो टाइगर रिजर्व है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र टाइगर रिजर्व है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो यहां से किसका उद्गम होता है, तो हमारी गोमती नदी का। इसी के तट पर हमारा लखनऊ, जौनपुर, ये नदियां हमारी इस क्षेत्रों से होकर गाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला हमारा है बच्चों घाघरा नदी। घाघरा नदी कहां से निकलती है, तिब्बत के कैलाश पर्वत के मापचाचुंग हिमनद से निकलती है। ध्यान देंगे, मापचाचुंग हिमनद से निकलती है। और घाघरा नदी बिहार के छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। क्लियर हो गया। अगला, इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, शारदा यानी काली। तो जो घाघरा नदी में हमारी काली नदी आके मिलती है, उत्तराखंड और नेपाल के बीच में जो बाउंड्री के रूप में काम करती है काली नदी, जिसे हम शारदा के रूप में देखते हैं, ये इसकी प्रमुख सहायक नदी के रूप में। अगली है सरयू, फिर अगली आती है राप्ती। तो ये सारी नदियां मिला के किस नदी का निर्माण करती हैं, घाघरा नदी। और ये अंत में किस में जाके मिल जाती है, हमारी गंगा नदी में जाके मिल जाती है। अगला पॉइंट, गंडक नदी की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो गंडक नदी यहाँ पर क्या है कि धौलागिरी पर्वतों में एवरेस्ट के निकट नेपाल से इसका उद्गम होता है। साथ ही नेपाल में इस नदी को सदानीरा नदी, शालिग्राम नदी, शालिग्राम यानी काले पत्थरों के लिए जो प्रसिद्ध नदी है वो कौन सी है, हमारी गंडक नदी है। मैदानी भाग में नारायणी के नाम से क्या करती है, प्रवेश करती है। अगला, इस नदी को सोनपुर यानी बिहार के निकट गंगा नदी में ये मिल जाती है। अगला इंपॉर्टेंट बिंदु आती है हमारा कोसी नदी। कोसी नदी सौरो ऑफ हमारा जो बिहार है। कोसी नदी को नेपाल के गोसाई धाम पर्वत से इसका उद्गम किया जाता है होता है। और 7 नदियों से मिलकर यह नदी बनी है। इसीलिए इसे सप्तनीरा नदी के नाम से भी नेपाल में जाना जाता है। ध्यान देंगे, सप्तनीरा नदी के नाम से या सप्तकोसी नदी के नाम से किसे जाना जाता है, कोसी नदी को। इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ध्यान देंगे। अगला बिंदु है बच्चों, अगला बिंदु आता है हमारा महानंदा, जो कि हमारी गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली अंतिम नदी है। ठीक है, फिर सारी की सारी जितनी भी नदियां मिली है वो दाईं ओर से मिलती हैं। तो क्या कह रहा है, पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और यह गंगा की बाएं तट की अंतिम सहायक नदी है। और इसमें एक नया बिंदु जुड़ता है कि यह नदी पश्चिम बंगाल के फरक्का के निकट में कहा किससे मिल जाती है भाई, हमारे गंगा से मिल जाती है। और फरक्का के निकट पर ही गंगा 2 भागों में विभाजित हो जाती है, एक हुगली और एक हमारी गंगा। फिर जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो क्या बन जाती है, पद्मा। बांग्लादेश में किस नाम से कहलाती है भाई, पद्मा। जब ये फिर ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है तो मेघना कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला बिंदु, दाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन सी हैं, यमुना को हम सबसे पहले देखेंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। अगला, प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। दिल्ली, मथुरा, आगरा इस शहर इस नदी के तट पर स्थित हैं। यमुना की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, चंबल, बेतवा, केन, सिंध इत्यादि इसकी सहायक नदियां हैं। अगली नदी आती है हमारी कौन सी, सोन नदी। सोन नदी दक्षिण से गंगा में मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी है। अगला, मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। इस नदी में सोने के कण पाए जाने के कारण इस नदी को सोन नदी कहा जाता है। साथ में यह पटना के समीप दानपुर में गंगा में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां कौन सी है भाई, कनहर होगी, रिहंद होगी, उत्तरी कोयल होगी। अगला आती है टोंस नदी या तमसा नदी। एक टोंस नदी बच्चों हमारी यमुना की सहायक नदी है, जो कि हमारे डाक पत्थर नामक स्थान देहरादून पर गंगा में यमुना में मिल जाती है। और एक सोन नदी आती है जिसको हम तमसा नदी देखते हैं, मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। अगला, इसमें तमसा कुंड से इसका उद्गम होता है। बाकी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के समीप में यह गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा गंगा का रिवर सिस्टम। फिर ये जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा बन जाती है। तो इस तरीके से हमने गंगा नदी का पूरा सिस्टम समझने का प्रयास किया था। और इसमें जब मैंने अभी आपको नक्शे से समझाने का प्रयास किया था तो ये सारी नदियां इसी तरीके से मिल रही हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहली होगी रामगंगा, गोमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा। और महानंदा इसकी अंतिम सहायक नदी होगी। और यहां से हमने देखा था यमुना, कर्मनासा, सोन नदी और अंत में हमारी हुगली नदी निकल जाती है। और हुगली नदी की एक सहायक नदी है बच्चों दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी, जो कि हमारे
जो हमारा कौन सा पठार है, छोटा नागपुर का पठार, वहां से इसका उद्गम होता है। तो ये तो था हमारा गंगा नदी तंत्र की, जितना भी हमारा छोटा सा सिस्टम था, इस सिस्टम को हमने समझने का प्रयास किया। अब बारी आती है इससे संबंधित जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अब उन प्रश्नों को एक बार समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बारी आती है हमारे पहले क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? बाएं से कौन कौन सी मिलती है, तो सबसे पहले आप याद करेंगे बाएं से कौन कौन सी, रामगंगा, हमारी फिर आती है गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, फिर महानंदा। तो इनमें से कौन सी नदी हमारी मिलती है? और घाघरा भी मिलती है, ठीक है, घाघरा। तो गोमती मिलती है, घाघरा मिलती है, कोसी भी मिलती है जो कि बिहार में, और अंतिम में आती है सोन जो कि हमारे दक्षिण से गंगा में मिलती है। ठीक हो गया, ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट हैव इट्स सोर्स ऑफ ग्लेशियर्स? निम्नलिखित में से कौन सी नदी का सोर्स हिमनद से नहीं है? यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, मंदाकिनी चौराबाड़ी बांक ग्लेशियर से निकलती है। तो बची हमारी कौन सी नदी? कोसी नदी, जो कि हमारे मध्य हिमालय के पहाड़ियों से निकलती है। और अगला प्रश्न आप सभी के लिए, विच द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ यमुना रिवर इज? यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है भाई? हमारा चौखंबा ग्लेशियर है, बंदरपूंछ ग्लेशियर है, नंदा देवी है, या हमारा नीलकंठ है। तो उत्तरकाशी में जो हमारा यमुनोत्री ग्लेशियर है, उसका बंदरपूंछ एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र से पश्चिमी ढाल से यमुना नदी का उद्गम होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बेतवा किसकी नदी है भाई? गंगा की, यमुना की, ब्रह्मपुत्र की, या सोन नदी की? अभी मैंने आपको बताया था सिंध बेतवा केन, तो बेतवा किसकी नदी है भाई? सहायक नदी यमुना नदी की। ठीक हो गया। इसका उद्गम कहां से होता है? अरावली पर्वत श्रृंखला से होता है। अगला क्या है? खतलिंग हिमनद से किसका उद्गम स्थल है भाई? जलकुर नदी का, भिलंगना नदी का, पिंगल गंगा नदी का, या बाल गंगा नदी का? तो अभी मैंने आपको बताया था भिलंगना नदी का उद्गम कहां से होता है? खतलिंग ग्लेशियर से। और उत्तराखंड के जो छात्र हैं, उन छात्रों के लिए यूपीएससी कई बार प्रश्न पूछता है कि जो हमारा इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज करने वाले कौन थे बच्चों? उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले इंद्रमणि बडोनी जी, इंद्रमणि बडोनी जी के द्वारा। अगला प्रश्न आता है, विच ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा रिवर हैज इट्स कन्फ्लुएंस एट रुद्रप्रयाग? रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है? धौली गंगा, बिरही गंगा, पिंडर नदी, या मंदाकिनी? तो अलकापुरी बाग से निकलने वाली हमारी जो चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलने वाली जो हमारी नदी है मंदाकिनी, मंदाकिनी का संगम अलकनंदा से रुद्रप्रयाग पर होता है। अगले नदी की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा आता है कि भागीरथी ओरिजिनेट्स फ्रॉम, भागीरथी नदी कहां से निकलती है भाई? गोमुख से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, तपोवन से, या विष्णुप्रयाग से? तो भागीरथी नदी का उद्गम होता है गोमुख से। गोमुख किसका हिस्सा है बच्चों? हमारा जो गंगोत्री ग्लेशियर है उसका यहाँ पर क्या है, ये ओरिजिन सोर्स है भागीरथी का। और भागीरथी और अलकनंदा मिलकर किसका उद्गम करती हैं? गंगा नदी का। अब बारी आती है हमारा क्या सही है यहाँ पर? अच्छा, असर्शन एंड रीजंस, कथन और कारण। तो गंगा का मैदान भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला भाग है, ऑप्शन ए सही है। गंगा इज द मोस्ट, गंगा भारत की सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली नदी है, ऑप्शन बी। तो ए और आर दोनों के दोनों सही हैं। क्या ए और आर दोनों सही हैं? आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो दोनों हमको सही मिले तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मैंने कहा ना कि 44% जो जनसंख्या रहती है वो गंगा नदी बेसिन क्षेत्र में ही रहती है। अगला, शारदा नदी उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदान में निर्गम होती है। मैदान में प्रवेश करने से पहले शारदा किस नाम से जानी जाती थी? शारदा, भागीरथी, काली, या पिंडर? तो हमारा जो ऑप्शन सी है, काली नदी के नाम से उत्तराखंड और नेपाल के बीच में बाउंड्री यानी सीमा साझा करने वाली नदी काली नदी है। और इसका उद्गम कहां से होता है बच्चों? लिपुलेख दर्रा है हमारे उत्तराखंड के उत्तर में, पिथौरागढ़ जो जिला है उस क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार बनाती है? महानदी, हुगली, गोदावरी, और कावेरी नदी? तो हमारी जो हुगली नदी है, हुगली नदी यानी जो गंगा की वितर्तिका नदी है, जो गंगा से ही दो भागों में विभाजित होती है, अंत में एक ज्वार का निर्माण करती है, और ज्वार का निर्माण करने वाली गंगा की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है ना? जब इसका
गंगा से मैदान जब समुद्र में प्रवेश होता है, बंगाल की खाड़ी में प्रवेश होता है, तो ये क्या करती है, वहां पर ज्वार का निर्माण करती है। ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी नदी है? गंगा, हुगली, पद्मा या स्वर्णरेखा? अभी मैंने आपसे कहा था हुगली की सहायक नदी कौन सी नदी है? दामोदर नदी। और दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? दामोदर नदी किस नाम से जानी जाती है? बंगाल का सूख, सौरो ऑफ बंगाल। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो गया अपने आप में बच्चों? सही उत्तर हो गया है। तो ये था हमारा आज का गंगा रिवर सिस्टम। और गंगा रिवर सिस्टम में महत्वपूर्ण जो नदियां हैं, उनकी सहायक नदियां या किस तरीके से ये अपने आप को क्या करती हैं, लेके चलती हैं, कौन इसकी बाईं ओर से चलने वाली नदी है, दाईं ओर से चलने वाली नदी है, इन सभी तथ्यों को हमने पूरा करने का भरपूर प्रयास किया था। आपको वीडियो कैसी लगी, इंफॉर्मेशन कैसी लगी, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते आप सभी को बहुत सारा प्यार। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।